भारतीय अर्थव्यवस्था के सेट 4 को हम लोग पढ़ेंगे। बताइएगा कि कर ढांचे में सुधार के लिए गठित समिति कौन थी? चलैया समिति। कर ढांचे में सुधार के लिए गठित समिति चलैया समिति थी और इसका गठन 1991 में हुआ था। ठीक है। भारत में कर आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? निगम कर, यानी कि कॉर्पोरेट टैक्स है। भारत सरकार का सबसे बड़ा आय का स्रोत निगम कर यानी कि कॉर्पोरेट टैक्स है। ठीक है। और निगम कर लगाया जाता है कंपनियों पर। ठीक है। अच्छा, भारत में सबसे पहली बार वैट यानी कि मूल्य वर्धित कर कहाँ लागू किया गया था? 2005 में हरियाणा में सबसे पहले वैट लगाया गया, 2005 के हरियाणा में। ठीक है। मोड वैट का संबंध किससे है? उत्पाद कर से है। संशोधित मूल्य वर्धित कर मोड वैट का संबंध उत्पाद कर से है। ठीक है। और सेन वैट का संबंध केंद्रीय उत्पाद शुल्क से है। सर्विस टैक्स कौन लेता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ठीक है, सर्विस टैक्स लेता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ठीक है। अच्छा, भारत में जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स कब लागू हुआ? हाँ, 2017 में। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी भारत में लागू हुआ, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अच्छा, जीएसटी है अप्रत्यक्ष एवं गंतव्य आधारित कर है। और जीएसटी विश्व में सबसे पहले किस देश में लागू हुआ था? फ्रांस में। जीएसटी सबसे पहले फ्रांस में लागू हुआ। और जीएसटी का 4 गो दर है, रेट है 5, 12, 18, 28। 5, 12, 18, 28 जीएसटी की 4 दरें हैं। और जीएसटी सबसे पहले फ्रांस में लागू हुआ और भारत में 1 जुलाई 2017 से चल रहा है। अप्रत्यक्ष एवं गंतव्य आधारित कर है। ठीक है। अच्छा, जीएसटी जो लागू किया गया जीएसटी, तो कौन सा संविधान संशोधन किया गया? 101वां संविधान संशोधन से जीएसटी लागू हुआ। ठीक है। जीएसटी परिषद की स्थापना कब हुई थी? 12 सितंबर 2016 को। ठीक है। और वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री जीएसटी परिषद के अध्यक्ष। 12 सितंबर 2016 से इसकी स्थापना हुई और इसके अध्यक्ष केंद्रीय फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, सेंट्रल वाला। अच्छा, सेवा कर कब शुरू किया गया था? 1994-95 में। रेखा समिति गठित की गई थी अप्रत्यक्ष कर भुगतान के लिए। अप्रत्यक्ष कर में सुधारों के लिए रेखा समिति का गठन किया गया था। बांचू समिति का संबंध प्रत्यक्ष कर से। बांचू समिति प्रत्यक्ष कर और रेखा समिति अप्रत्यक्ष कर। अच्छा, ऐसी स्थिति जिसमें वस्तु का मूल्य बढ़ जाएगा और मुद्रा का मूल्य घट जाएगा, उसे क्या कहा जाएगा? मुद्रास्फीति। जिसमें रुपया का वैल्यू गिर जाएगा और सामान का वैल्यू बढ़ जाएगा, तो मुद्रास्फीति कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, भारत में मुद्रास्फीति की माप की जाती है थोक मूल्य सूचकांक से, WPI से, होल प्राइस इंडेक्स से। भारत में मुद्रास्फीति की माप की जाती है होल प्राइस इंडेक्स से, WPI थोक मूल्य सूचकांक से। और वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? 2011-12। ठीक है। मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रयुक्त शक्तिशाली साधन क्या है? ब्याज दर बढ़ा देगा वो। मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए आरबीआई द्वारा प्रयुक्त शक्तिशाली साधन ब्याज दर को बढ़ा देगा। मुद्रास्फीति से हानि होता है किसको? ऋणदाता को। और मुद्रास्फीति से लाभ होता है ऋणी को। मुद्रा अगर स्फीति हो जाए तो किसको लाभ होगा? जो पैसा ले रहा है, लिया है, उसको लाभ होगा, और जो दे रहा है उसको हानि हो जाएगा। अच्छा, सर्वप्रथम मुद्रा का चलन कब हुआ? 1542 में। सबसे पहले मुद्रा का चलन हुआ 1542 में और कागजी मुद्रा का प्रचलन हुआ 1862 में भारत में। सबसे पहले मुद्रा का चलन कब हुआ? 1542 में। अब भारत में कागजी मुद्रा, करेंसी नोट 1862 में। भारत में दाशमिक या दशमलव मुद्रा प्रणाली को कब अपनाया गया? 1957 में। 1 अप्रैल 1957 से दशमलव मुद्रा प्रणाली को भारत में अपनाया गया। और भारत में करेंसी नोट 1862 से और मुद्रा का चलन हुआ 1542 से। सर्वप्रथम मुद्रा का चलन 1542, कागजी नोट करेंसी नोट 1862 और मुद्रा की दशमलव प्रणाली को अपनाया गया 1 अप्रैल 1957 को। ठीक है। भारत में मुद्रा की मीट्रिक प्रणाली को कब अपनाया गया? वहीं 1 अप्रैल 1957 से। ठीक है।
विश्व में मुद्रा की मीट्रिक प्रणाली सर्वप्रथम अपनाई गई थी 1790 में फ्रांस में। मुद्रा अस्फीति वह स्थिति है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य घटता है और मुद्रा का मूल्य बढ़ता है, यानी कि मुद्रा स्फीति का ठीक ये उल्टा है कि रुपया का वैल्यू बढ़ जाएगा, सामान का घट जाएगा। और ऐसी स्थिति कब होगी? जब सामान ज्यादा बाजार में रहेगा। स्टैगफ्लेशन क्या है? मंदी के साथ मुद्रा स्फीति को ही स्टैगफ्लेशन कहते हैं। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण किस आधार पर होता है? उपभोक्ता कीमत सूचकांक पर। उपभोक्ता कीमत सूचकांक पर कर्मचारियों का महंगाई भत्ता दिया जाता है। अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना क्या कहलाता है? अवमूल्यन। अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना अवमूल्यन कहलाता है। और मुद्रा अवमूल्यन का उद्देश्य क्या होता है कि निर्यात को बढ़ाना और आयात को कम करना। भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन हुआ कब कब? 3 बार हुआ, 1949, 1966 और 1991 में। यानी कि क्या हुआ कि अपना मूल्य रुपया का वैल्यू गिरा दिया गया, घटा दिया गया, और इससे क्या हो गया? निर्यात बढ़ जाएगा और आयात घट जाएगा। और ऐसा भारत में मुद्रा का अवमूल्यन कई बार हुआ है? 3 बार, 1949 में, 1966 में और 1991 में। वह मुद्रा जिसमें शीघ्र प्रवास या पलायन की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है? हॉट मनी। हाँ, हॉट मनी, गर्म मनी। वह मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन माने तुरंत माने हाँ, जब चाहे तब पहुंच जाएगी, जैसे डॉलर हो गई ये सब। तो वह मुद्रा जिसमें शीघ्र प्रवास या पलायन की प्रवृत्ति होती है हॉट या गर्म मनी कहलाती है। रुपये को चालू खाते में पुनः परिवर्तनीय घोषित कब किया गया? 1994 में। रुपये को चालू खाते में पुनः परिवर्तनीय घोषित किया गया 1994 में। यूरो मुद्रा का प्रारंभ 11 देशों द्वारा, यानी कि यूरोपीय यूनियन के जो देश हैं उन्हीं में 11 देशों द्वारा यूरो मुद्रा का शुरुआत कब किया गया? 1999 में। वर्तमान में यूरो मुद्रा को अपनाने वाले देशों की संख्या 19 है और 19वां देश है लिथुआनिया। ठीक है, 19 देश में एक ही यूरो चलता है। हाँ, यूरो चलता है। हाँ, भारत हम लोग 29 राज्य में है। हाँ, जो भारत सरकार राज्य में हाँ, उसी तरह यूरो चलता है। दो अलग अलग देश है सब, भारत एक ही देश में। राज्य को आधार में बताया। हाँ, ठीक है कि वर्तमान में यूरो मुद्रा को अपनाने वाले देशों की संख्या देखिए, सबसे पहले 1999 में 11 को देश मिलकर यूरो चलाया। यूरोपीय यूनियन के अंतर्गत जितने भी देश है सब में यूरो चलेगा। अब वर्तमान में 19 को देश अपना लिया है और 19वां देश लिथुआनिया है। और सबसे महंगी मुद्रा किस देश की है? अंग्रेज का पाउंड स्टर्लिंग। 200 सवा 200 रुपए के बराबर बा, लेकिन उससे भी महंगा बा कुवैत वाला सब, सीधे 250-300 बा। सोना किसके पास ज्यादा है? इसी के पास है सब। अरे इसके पास है, ब्रिटेन के पास है। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो हार्ड करेंसी कहलाती है। मांग ज्यादा बा ओकर कम हो, जैसे यूरो हो गई, डॉलर हो गई, का डिमांड ज्यादा बा, युआन हो गई चाइना का। अमेरिका का डॉलर है और ब्रिटेन वाला का है पाउंड स्टर्लिंग। सारा देश के लूट के ले गई बाबू है ना। तो वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग से कम हो हार्ड मुद्रा कहलाती है। और वह मुद्रा जो शीघ्र पलायन कर जाए, माने जब चाह तब पहुंच जाए, तो ओकरा के हॉट मनी कहल जाए। अच्छा, ग्रेसम का नियम संबंधित है मुद्रा के प्रचलन से। बहुत पूछा जाता है यह प्रश्न कि ग्रेसम का नियम किससे है? तो मुद्रा के प्रचलन से। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना डिमोनेटाइजेशन कहलाता है। जब मोदी सरकार किए थे विमुद्रीकरण, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना विमुद्रीकरण कहलाता है। और भारत में अब तक 3 बार विमुद्रीकरण किया गया है, 46, 78 और 2016। उसी तरह भारत में मुद्रा का अवमूल्यन यानी कि मुद्रा का वैल्यू घटाया गया है 3 बार, 49, 66, 91, 49, 66, 91। भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन कई बार किया गया है? 3 बार, 1949, 1966, 1991। और डिमोनेटाइजेशन किया गया है 3 बार, 46, 1978 और 2016। इसको दोनों को याद रखना है। भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया 93-94 के बजट में। ठीक है, बाजार के नियम के प्रतिपादक कौन थे? जेबी से। बाजार नियम के प्रतिपादक जेबी से थे, से का नियम दिए थे यहीं।
हवाला क्या है? मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार, यही हवाला है। जैसे मान लो डॉलर ले अइल आ रुपया चोरा के धइले बड़ा, ई सब का विदेश में रुपया भेज दिल, सरकार के बतैबे ना कइले, टैक्सो ना दिल, जाके विदेश में कोनो संपत्ति खरीद ल, ई सब का हवाला। तो हवाला क्या है कि मुद्रा विनिमय का यानी कि मुद्रा का लेन देन का अवैध कारोबार जिस पर सरकार को टैक्स नहीं दिया गया हो। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह किसने कहा है? क्रोमर ने। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह कहा है क्रोमर ने। ऐच्छिक मुद्रा क्या कहलाती है? साख मुद्रा। कानूनी मुद्रा को फ्लैट मनी कहते हैं। प्लास्टिक मनी क्रेडिट कार्ड है, एटीएम वगैरह। और ब्लैक मनी अघोषित धन। यही ना ब्लैक मनी मंगाने के लिए मोदी सरकार कहा कि 15-15 लाख रुपए खाते में भेजेंगे, अब भेज रही रहा है। किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपया मिल रहा है किसानों को, 2-2 हजार के 3 किस्तों में। ये सब क्या है? तो ब्लैक मनी अघोषित धन है, प्लास्टिक मनी क्रेडिट कार्ड है, कानूनी मुद्रा को फ्लैट मनी कहते हैं, ऐच्छिक मुद्रा को साख मुद्रा कहते हैं। अच्छा, स्मार्ट मनी का मतलब क्या है? क्रेडिट कार्ड। स्मार्ट मनी कहिए और या प्लास्टिक मनी कहिए, दोनों का मतलब क्रेडिट कार्ड है। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा लोग कि मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप क्या है? M1। मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप M1 है। और मुद्रा पूर्ति में विस्तृत मुद्रा जब कहे नो विस्तृत M3 हो, विस्तृत मुद्रा M3 और सर्वाधिक तरल M1। भारत का सबसे अधिक विदेशी मुद्रा व्यय कौन सी में हो जाता है? कच्चा तेल मंगाने में। सर्वाधिक भारत किस देश से सबसे ज्यादा सामान मंगाता है? चाइना से। और सबसे ज्यादा निर्यात करता है अमेरिका को। भारतीय निर्यात का सबसे महत्वपूर्ण मद है पेट्रोलियम उत्पाद। आयात का नाम, भारतीय आयात का सबसे महत्वपूर्ण मद है पेट्रोलियम उत्पाद। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार अमेरिका है। मौद्रिक व्यवस्था की इकाई हमारे देश की क्या है? रुपया। 1 रुपये के नोट पर कौन हस्ताक्षर करता है? वित्त सचिव। 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव। 1 रुपये से अधिक सभी मूल्य के नोटों पर कौन हस्ताक्षर करता है? आरबीआई का गवर्नर। और आरबीआई द्वारा निर्गत सभी नोटों पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? 17 भाषा में। तो नोट बनाता है उस पर 17 को भाषा में लिखा रहता है। 1 रुपये के नोट व सिक्के किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? वही भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्त सचिव द्वारा। भारत में वित्तीय घाटे का मौद्रीकरण प्राप्त किया जाता है सरकार द्वारा ऋण लेकर। वित्तीय घाटा हो रहा है ना, तो कर्ज ले लेगा सरकार। और जिस बाजार से ऋण के रूप में धन प्राप्त किया जाता है उसे कहा जाता है मुद्रा बाजार। गिल्ट एंड बाजार किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गिल्ट एंड बाजार है कि सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय से, सरकारी प्रतिभूति जो है सब स्टॉक, उसका क्रय विक्रय कीजिएगा तो गिल्ट एंड बाजार कहलाता है। भारत सर्वाधिक आयात करता है वही तेल पेट्रोलियम का। निर्यातकों एवं आयातकों को वित्तीय सहायता कौन प्रदान करता है? निर्यात आयात बैंक यानी कि एक्जिम बैंक। और इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एक्जिम बैंक को ही निर्यात आयात बैंक कहते हैं और इसकी स्थापना 1982 में हुई थी उद्योग और सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए। और यह निर्यातकों एवं आयातकों को रुपया देता है, फाइनेंस करता है। भारत में जीवन बीमा किस देश की देन है? ब्रिटेन की। ब्रिटेन ही यहाँ जीवन बीमा लाया था। मल्होत्रा समिति का संबंध किससे है? बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए सिफारिश देने के लिए। तो बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए मल्होत्रा समिति। दीर्घकालीन वित्त कौन उपलब्ध कराता है? माने लंबे समय के लिए कर्जा कौन देगा? LIC, GIC, UTI ये सब। अच्छा, LIC की स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1956। LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956। और GIC के 1971 में। जनरल इंश्योरेंस कंपनी है वो। LIC का लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। अच्छा, भारत में सामान्य बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1971 में। LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 और GIC के 1972। बीमा क्षेत्र को कौन कंट्रोल करता है? IRDA, IRDA, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। और इसका गठन 2000 में हुआ था मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर।
क्योंकि बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए मल्होत्रा समिति का ही गठन हुआ था। तो बीमा क्षेत्र का नियमन कौन करेगा? इरडा, और इसकी स्थापना 2000 में। और इरडा का फुल फॉर्म है बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण। भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संगठन कौन है? यूटीआई, और यू भारतीय यूनिट ट्रस्ट, और इसकी स्थापना 1964 में हुई थी और इसका मुख्यालय बंबई में है। भारत का पहला म्यूचुअल फंड है यूएस 64। भारत का प्रतिभूति मुद्रणालय, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस और बैंक नोट प्रेस कहाँ से? बैंक नोट प्रेस कहाँ हो जाएगा? देवास। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद, जहां है सब आईपीओ छपता है। किसका आईपीओ नहीं मिलता है 20 रुपए 10 रुपए का पोस्ट ऑफिस में? तो सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद, बैंक नोट प्रेस देवास, और भारत का प्रतिभूति मुद्रणालय करेंसी नोट प्रेस नासिक। भारत में सिक्का बनाया जाता है मुंबई, हैदराबाद, नोएडा और कोलकाता में। सहकारी समितियों का ढांचा भारत में कैसा है? त्रिस्तरीय है, और नकदी में प्राप्त मजदूरी मौद्रिक मजदूरी कहलाती है। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष पहली बार स्वीकृत हुआ? 1948 में। पूंजी साधन का प्रतिफल क्या होता है? ब्याज। कहीं पूंजी दीजिएगा तो ब्याज नहीं मिलेगा, ब्याज जोड़ के मिलेगा। आर्थिक समृद्धि का अर्थ क्या है? उत्पादन में वृद्धि। और रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। 1 अप्रैल 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी हिल्टन यंग आयोग के सिफारिश पर, और बीमा वाला मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर। तो हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 को अंग्रेज का राज था, और भारत शासन अधिनियम के तहत रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। और रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जनवरी 1949 को, पहली तारीख को किया गया। और इसके गवर्नर उस समय थे सीडी देशमुख। 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया और इसके गवर्नर सीडी देशमुख थे। और हिल्टन आयोग की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? ओसबॉर्न स्मिथ। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर ओसबॉर्न स्मिथ। और रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख 1 जनवरी 1949 को। अच्छा, रिजर्व बैंक की प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर कौन थी? केजे उदेसी। रिजर्व बैंक की प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर केजे उदेसी। भारतीय रिजर्व बैंक में होते हैं 4+5, 1 गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर। और रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष है 1 जुलाई से 30 जून। 1 जुलाई से 30 जून जो कृषि का भी लेखा वर्ष है। इस तरह बैंकों का लेखा वर्ष है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। इसमें कहला सब मार्च क्लोजिंग में अभियान है काम हो। बताइएगा स्मार्ट मनी का मतलब क्या है? इंटरनेट बैंकिंग। स्मार्ट मनी का मतलब है इंटरनेट बैंकिंग, क्या ठीक है? और प्लास्टिक मनी का मतलब क्या है? प्लास्टिक मनी का मतलब है क्रेडिट कार्ड, एटीएम वगैरह। तो स्मार्ट मनी का मतलब है इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग। स्मार्ट मनी का मतलब इंटरनेट बैंकिंग, और प्लास्टिक मनी का मतलब है क्रेडिट कार्ड। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह कहा है क्रोमर ने। बाजार नियम के प्रतिपादक थे जेबी शॉ। ग्रेशम का नियम संबंधित है मुद्रा के प्रचलन से। मुद्रा का अंतिम बार विमुद्रीकरण कब किया गया? 2016 में मोदी सरकार किए थे, और ऐसा 3 बार किया गया है। कब कब किया गया है? 46 में, 1946, 1978 और 2016। और भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन भी 3 बार किया गया, 49, 66, 91। ठीक है। सर्वप्रथम मुद्रा का विमुद्रीकरण कब किया गया था? मुद्रा का 1946 में, और 46 के बाद 1978 में, और उसके बाद 2016 में डिमोनेटाइजेशन। 46, 1978, 2016। स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार मुद्रा का विमुद्रीकरण किया गया? 3 बार, 1946, 1978, 2016। यानी कि पुरानी मुद्रा को बंद करके नई मुद्रा को चला देना। विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार क्या कहलाता है? हवाला। माने ऐसा माने रुपया का लेन देन कर रहे हैं, उसका टैक्स सरकार को नहीं दे रहे हैं, यही हवाला है। पनामा पेपर जो लीक हुआ था ना, उसमें बहुत सारा फिल्मी दुनिया का भी लोगों का नाम आया था कि लोग विदेश में संपत्ति खरीदा है, सरकार को बताया ही नहीं। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो उसको कहा जाता है
सॉफ्ट मनी, सॉफ्ट सॉफ्ट करेंसी, माने मांग कम बा आ उपलब्ध ज्यादा बा तो सॉफ्ट करेंसी हो, आ मांग ज्यादा बा उपलब्ध कम बा तो हार्ड मनी हो। भारतीय रुपये को चालू खाते में परिवर्तनीय कब घोषित किया गया? तो 19 अगस्त 1994 को। वह मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है उसे हॉट मनी कहते हैं। भारतीय मुद्रा का अंतिम बार अवमूल्यन कब किया गया? 1991 में। तो 3 बार अवमूल्यन किया गया, कब कब? 1949, 1966, 1991। अवमूल्यन कह रहे हैं। अवमूल्यन का मतलब क्या होता है? मुद्रा का मूल्य घटा देना, और ऐसा 3 बार किया गया, 49, 1966, 1991। अब मुद्रे के बदल दहल, डिमोनेटाइजेशन, पुरानी मुद्रा को बंद कर। बात ध्यान से सुनिए, अवमूल्यन का मतलब ये होता है कि मुद्रा का वैल्यू घटा देना। 1 रुपए का सामान माने जैसे दाम बनू तो ओकरा कह दे कि नहीं 80 पैसा, हमारा मुद्रा का वैल्यू 80 पैसा बा, तो 1 रुपया दी तो ज्यादा सामान मिल जाई ओकरा, तो का होई? खूब सामान अपना देश से लोग खरीद के ले जाई। तो अवमूल्यन का मतलब होता है कि मुद्रा का मूल्य घटा देना। तो जब मूल्य घट जाए तो सामान ज्यादा खरीद पाइबा। तो ऐसा 3 बार किया गया, 1949 में, 1966 में और 1991 में। और डिमोनेटाइजेशन का मतलब है कि पुरानका नोट बंद करके नौका नोट चालू हो गई। ऐसा 3 बार भइल, 1946 में, 1978 में और 2016 में। क्लियर बा? भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल ट्रस्ट संस्था है यूटीआई। भारतीय यूनिट ट्रस्ट का मुख्यालय कहाँ है? तो बंबई में। बीमा क्षेत्र का नियमन कौन करता है? इरडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, और इसकी स्थापना सन 2000 में की गई थी। जीआईसी की स्थापना जनरल इंश्योरेंस कंपनी साधारण बीमा निगम 1972। भारत में सामान्य बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण किया गया 1971। भारत में जीवन बीमा निगम किस देश की देन है? तो ब्रिटेन की। जीवन बीमा की स्थापना 1 सितंबर 1956 एलआईसी के। निर्यातकों या आयातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है एक्जिम बैंक, और इसे ही आयात निर्यात बैंक कहते हैं। और इसकी स्थापना सन 1982 में की गई थी। काय के लिए? जो भी सूक्ष्म एवं लघु उद्योग हैं उनको ये रुपया देगा काम करने के लिए। भारत में सबसे अधिक किस क्षेत्र में आयात करता है? तो पेट्रोलियम। गिल्ट एंड बाजार का संबंध किससे है? सोना चांदी, यानी कि सरकारी प्रतिभूतियों का व्यापार कहिए। भारत में मुद्रास्फीति की माप किस आधार पर की जाती है? WPI के आधार पर, यानी कि होल प्राइस इंडेक्स। वह स्थिति जिसमें वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं और मुद्रा का मूल्य घटता है उसे क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति। ठीक है। बांचू समिति का संबंध किससे है? बांचू समिति का है प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स से संबंधित है वांचू समिति। और अप्रत्यक्ष कर सुधार के लिए कौन समिति बना था? रेखा समिति। इनडायरेक्ट टैक्स रेखा समिति, बांचू समिति डायरेक्ट टैक्स। पहली बार सेवा कर किस समिति की सिफारिश के आधार पर लाया गया था? तो चलैया समिति के सिफारिश। सर्विस टैक्स। विश्व में मुद्रा की मीट्रिक प्रणाली को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? तो फ्रांस ने। विश्व में मुद्रा की मीट्रिक प्रणाली को फ्रांस ने। जीएसटी सर्वप्रथम किस देश में लागू हुआ? फ्रांस में। जीएसटी परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो 12 सितंबर 2016 को। और जीएसटी परिषद का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है, केंद्रीय वित्त मंत्री। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो वह कौन मुद्रा कहलाती है? तो हार्ड मनी कहलाती है। माने मांग ज्यादा बा देत कम बनी तो हार्ड मनी हो गई। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 से। कर ढांचे में सुधार के लिए किस समिति का गठन किया गया? चलैया समिति। वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो 2011-12। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ? 1948 में। और 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो भारत के वित्त सचिव का। भारत के वित्त मंत्री कौन चाहिए? तो नेता नहीं है। 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होगा भारत के वित्त सचिव का। ठीक है। सेट 4 को हमने कंप्लीट किया।